अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज जो हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन। सही है। तो हमारे इस चैप्टर का पहला लेक्चर है वेरिएशन 01। सही। इसमें आज के लेक्चर में हम ये कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के तकरीबन 12 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। सही। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, अच्छा इस चैप्टर के नाम में देखो, नाम है इसका वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं जैसे वेरी करना, वेरी यानी दो चीजें जब होती है आपस में एक दूसरे से जैसे मुख्तलिफ होती है। सही। तो जो मुख्तलिफ होता है ना, मुख्तलिफ लफ्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेरी। सही। तो वेरिएशन का मतलब भी यही होता है इन दोनों में कितना मुखालफत है, कितनी डिफरेंस है। सही है। तो यही सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है रेशो। सही। रेशो का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक गिलास। सही है। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर कोई गिलास बना दिया और मैं कहता हूं इसका कंपैरिजन करो। सही है। कंपैरिजन हम कब करते हैं, या मैं इसको ये मैं कह रहा हूं कि ये बताओ मुझे कि ये छोटा है या बड़ा है। सही। तो हम तब तक नहीं बता सकते जब मेरे पास कोई दूसरा गिलास ना हो। सही। जब एक गिलास मेरे पास मौजूद है मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भैया ये छोटा है या बड़ा है, इसकी मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। सही। लेकिन कंपैरिजन मैं कब कर सकता हूँ, जब मेरे पास एक और गिलास हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर मैं इसके साथ एक और ऐसा वाला गिलास बना दूं, ये मैंने एक और गिलास बना दिया। सही है। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई ये गिलास इस गिलास से छोटा है। अब ये गिलास हमारे लिए क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन ये गिलास बड़ा भी हो सकता है। इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये मैंने मिटा दिया और इसके साथ में मैं अगर एक छोटा गिलास ड्रॉ कर दूं इससे भी छोटा, तो अब ये गिलास मेरे लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया। सही। तो इसी तरीके से हम कंपैरिजन कब करते हैं, जब हमारे पास दो चीजें होती है। सही। और इसी कंपैरिजन करने के नाम को ही हमने रेशो का नाम दिया होता है। सही। तो यही रेशो का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा ज्यादा और कुछ नहीं। सही। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे दूं, जैसे एक बंदा है उसके पास 5 रुपए। सही। और दूसरे के पास 10 रुपए। तो इन दोनों में फर्क है, एक के पास 5 और दूसरे के पास 10 है। तो यानी एक के पास जो है वो दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल आधे पैसे। सही। तो इसका जब हम करते हैं आधे, तो इस तरीके से कर लेते हैं कि भाई 5 1 5 5 2 10। तो ये 1 और ये 2 जो है 1 का 1 जो है 2 का क्या है, बिल्कुल हाफ है, आधा है। सही। तो इसी को हम रेशो करते हैं। सही। इस तरीके से फिर दो डॉट लगाते हैं, इसको हम इस टू कहते हैं। सही। इसी को हम रेशो बोलते हैं कि भाई ये जो इसमें जो रिलेशन जो है ना, ये दो क्वांटिटीज के दरमियान में, यही हमारे पास अल्लाह आपका भला करे रेशो कहलाता है। किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशन वो हमारे पास रेशो कहलाता है। लेकिन वो रिलेशन भी जब हम देख रहे हो तो सेम कैरेक्टरिस्टिक का देख रहे हो। सही। जैसे अभी मैंने गिलास का बोला, तो गिलास के हाइट की हम बात कर रहे थे। सही। हाइट में ये वाला बड़ा है या वो वाला बड़ा है या ये वाला छोटा है। सही। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप गिलास के हाइट, एक गिलास का हाइट और दूसरे गिलास का आप वॉल्यूम नापो और दोनों का कंपैरिजन करो, तो ये इसमें कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन हमेशा दो सेम कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान होता है। सही। तो अगर इसका मैं आपको रेशो के बारे में और चीजें बताऊं थोड़ी सी, मिसाल के तौर पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए है और एक बी है। सही। और इन दोनों का मैं कह रहा हूँ रेशो। सही। तो इसको हम पढ़ते हैं A:B। इसका रेशो कैसे पढ़ते हैं भाई, A:B, A:B। सही है। ये थोड़ी बेसिक बातें हैं, ये सीख ले ताकि हमारे एक्सरसाइज में हमें आसानी हो। ये जो दो क्वांटिटीज है इसको हम टर्म्स कहते हैं, टर्म का नाम देते हैं। सही। एक टर्म है हमारे पास A और दूसरा टर्म है B। पहले वाले टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। सही है। और दूसरे वाले टर्म को हम नाम देते हैं कॉन्सिक्वेंट। सही है। पहले वाले टर्म का नाम एंटीसीडेंट, दूसरे वाले टर्म का नाम कॉन्सिक्वेंट। सही। तो रेशो के लिए इतना ही काफी है। अब आ जाओ जरा कंपाउंड रेशो पे। सही। कंपाउंड रेशो उसको कहते हैं जब हम दो रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कराएं और उससे जो एक आंसर है। अच्छा, रेशो के बारे में एक और बात ये भी है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A:B का मतलब A/B भी हो सकता है अगर मेजर करना है
तो इसको इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड रेशो का क्या है, कंपाउंड रेशो में हम किसी भी दो रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। सही, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास दो रेशोज हैं, एक है 2:3 और एक है 5:6। सही, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो मेरे पास कंपाउंड रेशो कहलाता है। तो 2:3 यानी 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 5/6। सही, तो इसी तरीके से 2 1 2 2 3 6 कट रहे, तो बचा क्या 5/9। ये हमारे पास जो रेशो आया 5:9, ये हमारे पास कंपाउंड रेशो है इन दोनों का। सही है, जैसे और एग्जांपल ले लें अगर हम 2A/4B, अच्छा ए से नहीं, 3A/5B और 4A/7C। सही है, तो इन दोनों का अगर मैं कंपाउंड रेशो निकालूं तो इसका कुछ इस तरीके से निकलेगा। मल्टीप्लाई कराना है ना, कंपाउंड रेशो में हम सिंपल मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3A/5B रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले को ऊपर, नीचे वाले दूसरे वाले को नीचे। मल्टीप्लाई कराना है 4A/7C से। सही है, तो 3 4 21, 3 4 12 और a स्क्वायर बन जाएगा, 5 7 35 BC। सही, ये आ गया भाई इसका कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो में और कुछ नहीं करते, सिंपल दोनों रेशोस को आपस में मल्टीप्लाई करा देते। सही, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारे पास टर्म मैंने लिखी हुई है वो है भैया डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रेशो है A/B, A/B। सही है, अगर इसका कंपाउंड मैं निकालूं, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं दूसरे A/B से, यानी इसी के जैसे रेशो से मल्टीप्लाई कराऊं, तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो कहलाएगा मेरे पास डुप्लीकेट रेशो। सही, आंसर ये आएगा, तो ये मेरे पास कहलाएगा डुप्लीकेट रेशो। एक रेशो को उसी के जैसे रेशो से मल्टीप्लाई कराओ तो उसका जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट। अगर मैं एक और इसमें इसी तरीके से A/B मल्टीप्लाई करा दूं तो आंसर क्या आएगा, A³ B³, तो ये मेरे पास कहलाएगा ट्रिप्लीकेट। सही है, इसमें ट्रिप्लीकेट भी होता है, ट्रिप्लीकेट। अच्छा, इसमें एक और भी आ सकता है, जब बिल्कुल रेशो का आधा हो जाए ना, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा दो कि रेशो का आधा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं भैया सब डुप्लीकेट। जब एक रेशो हो हमारे पास और उसको मल्टीप्लाई कराने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि उसका भी आधा हो गया, तो उसको हम कहते हैं सब डुप्लीकेट। सही, तो डुप्लीकेट की कहानी यही तक है कि भाई रेशो को उसी के जैसे रेशो से मल्टीप्लाई कराओ तो ये कहलाता है इसका डुप्लीकेट। सही, और इसमें ट्रिप्लीकेट भी होता है, अगर ट्रिप्लीकेट का बोले तो 3 दफा मल्टीप्लाई करा देना। सही, अच्छा भाई, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की क्या कहानी है कि मिसाल के तौर पर दो रेशोज है, A/B और एक रेशो है C/D। सही, दोनों अगर इक्वल है आपस में, अगर ये दोनों रेशो आपस में, मैं बोलूं कि भाई ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है, तो ये हम कहेंगे यार दे आर इन प्रोपोर्शन। इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोपोर्शन है। सही, अगर दो रेशोज इक्वल हों तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये प्रोपोर्शन है। सही, फिर इसमें ये जो टर्म्स होते हैं, पहले वाले को हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। सही, ये बातें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाली याद कर लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में काम आएंगे 10वीं 11वीं 12वीं क्वेश्चन में। सही, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। सही है, और फर्स्ट और लास्ट जो टर्म होती है इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। सही, अगर इसको लिखा ऐसे जाता है, कहीं कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है A/B, फिर इस तरीके से प्रोपोर्शन, ये जो 4 डॉट होते हैं ना इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन, B/ और D/C, C/D। सही, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो इक्वल डालो या ये 4 डॉट डालो, इस दोनों का मतलब एक ही है।
कहा जाता है कि अगर ये दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो मीन का प्रोडक्ट, अगर ये दो रेशोस प्रोपोर्शन में है, अगर मैं फिर दोहराऊं, अगर दो रेशोस प्रोपोर्शन में है तो उनके मीन का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। उनके मीन का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। सही, यानी मतलब क्या हुआ कि मीन के प्रोडक्ट से क्या मुराद है, बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के ए मल्टीप्लाई बाय डी। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है ना, तो यहां से हमारे पास एक इस तरीके की इक्वेशन भी आती है। सही, तो इसको भी आगे हम यूज करेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोपोर्शन के लिए यहाँ तक काफी है। एक और आता है हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास सिर्फ 3 प्रोपोर्शनल्स होते हैं। जैसे इस प्रोपोर्शन में 4 प्रोपोर्शनल्स थे ना, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास सिर्फ 3 प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे इसमें ए बी सी डी था, उसमें हमारे पास क्या होता है, ए बी सी, और उसको लिखा हुआ कुछ इस तरीके से होता है कि भाई ए रेशो बी बराबर है बी रेशो सी। अगर इस तरीके का कोई रेशो नजर आ जाए जिसमें सिर्फ 3 प्रोपोर्शनल्स हो, तो उसको हम कहते हैं भाई ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। सही, ऐसा रेशो जिसमें सिर्फ 3 प्रोपोर्शनल्स हो और वो प्रोपोर्शन में हो, तो उसको हम कहेंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सही, तो इसमें इस दफा एक्सट्रीम हो गया ए सी और मीन हो गया बी बी। सही है, तो मीन का प्रोडक्ट बी मल्टीप्लाई बी बराबर होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये बी मल्टीप्लाई बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी है। सही, अच्छा भाई, अब आ जाओ हमारे आखिरी टॉपिक वेरिएशन। तो वेरिएशन अभी मैंने आपको बताया चेंज को कहते हैं। सही, किसी भी चीज में चेंज को। तो यहाँ पर हम वेरिएशन, जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती है, एक जगह कुछ होती है एक जगह कुछ होती है। जैसे मिसाल ले लो टेम्परेचर की। कई इलाकों में मौसम ठंडा होता है यानी टेम्परेचर कम होता है, कई इलाकों में मौसम गर्म होता है यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है। प्राइसेस की ले लो। सही है, कई किसी चीज की कीमत ज्यादा है, किसी चीज की कीमत कम है। सही है, तो ये जो कम और ज्यादा यानी चेंज आ रहा है, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। सही, अब वेरिएशन भी 2 तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होती है इनवर्स वेरिएशन। सही, तो डायरेक्ट वेरिएशन जो होता है, अगर एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो उसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। सही है, तो अगर हम देखें डायरेक्ट वेरिएशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज साथ में बढ़ रही है, यानी ए अगर बढ़ रहा है तो बी भी साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सही, लेकिन इनवर्स में इसका उल्टा होता है, अगर ए बढ़ रहा है तो बी कम हो रहा है, और या अगर बी बढ़ रहा है तो ए कम हो रहा है। सही है, तो इनवर्स में उल्टा और डायरेक्ट में बिल्कुल एक सीधा। सही, एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। या फिर इसमें अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, तो उसको भी डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। लेकिन इनवर्स वेरिएशन के एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, या फिर एक चीज दूसरी बढ़ रही है पहली चीज कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास इनवर्स का वेरिएशन। सही, तो ये कुछ 6 टॉपिक है जो आपके साथ डिस्कस करने थे। अब आ जाओ अपने एक्सरसाइज पे जिसका नाम है 3.1। सही, अच्छा, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास बोल रहे हैं भाई विच रेशो इज ग्रेटर। 2 क्वेश्चन है, विच रेशो इज ग्रेटर। जैसे मैं पहला वाला ले लूं, पहला वाला है 5:6 और 11:12। सही है, इन दोनों में से कह रहे कौन सा रेशो बड़ा है। सही, अब एक तरीका तो ये 5 और 6 को डिवाइड करा दो तो आंसर आ जाए, और 11 और 12 को डिवाइड करा दो तो आंसर आ जाए, और फिर डिवाइड करके आंसर को देख लो तो पता चल जाए कि भाई कौन सा ग्रेटर है। लेकिन एक बड़ी सिंपल ट्रिक है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, जिससे आप बता सकते हो डायरेक्ट 3 सेकंड में आप बता सकते हो। इस पहले वाले को इसके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करा दो, और इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई करा दो। सही, तो अगर पहले वाले का आंसर अगर दूसरे वाले से ज्यादा आ जाए तो ये वाला ग्रेटर होगा। सही है,
और दूसरे वाले का आंसर पहले वाले से ज्यादा आ जाए तो ये दूसरा वाला रेशो ग्रेटर होगा। सही, जैसे मिसाल के तौर पर इसी का मिसाल ले लें, 5 और 12 को मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। पहले वाले का आंसर क्या है 60, जब 5 को 12 से कराए और 6 को 11 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 66। सही, तो पहले वाले का आंसर ज्यादा आया या दूसरे वाले का ज्यादा आंसर आया, तो मेरा को तो लग रहा है कि दूसरे वाले का ज्यादा आंसर आया। सही है, तो जब दूसरे वाले का आंसर ज्यादा आया तो रेशो भी कौन सा बड़ा होगा, दूसरा वाला। सही, यही ट्रिक है कि भाई 11:12 इज ग्रेटर। इसी तरीके से इस वाले में भी देख लो, बड़ी आसान ट्रिक है, 22:27 और 32:45। सही है, पहले वाले को इसके दूसरे वाले से, इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले से। 22 को 45 से करेंगे तो ये कुछ आएगा 450 और 450 900, 990 आ जाएगा। सही है, तकरीबन क्या 990 ही आएगा, 450 और 450 900 और 45 को 2 से करेंगे 990 और 32 को 27 से करेंगे अगर तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 2 14, 1 इधर का 7 3 21 22, क्रॉस लगाया 2 2 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 4 6 8 864। तो भैया अब बताओ किस वाले का आंसर ज्यादा है, पहले वाले का या दूसरा वाले का। जब यहाँ मेंशन भी कर दो अपने साथ, पहला वाला ये दूसरा वाला। सही है, तो पहले वाले का आंसर ज्यादा आ रहा है दूसरे वाले का, दूसरे वाले से, तो रेशो कौन सा बड़ा होगा, पहला वाला। सही है, तो 22:27 इज ग्रेटर। सही, बड़ी आसान सी ट्रिक है, समझ आई गई होगी आप लोगों को। सही, यहाँ पे भी देखो, पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कराना और दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कराना। सही, पर जो पहला वाला हमने देखा कि भाई आंसर किसका बड़ा है, तो जो पहला वाला मल्टीप्लाई करा है उससे दूसरे वाले का आंसर ज्यादा है, तो दूसरा वाला रेशो ग्रेटर है। इसमें भी ऐसे ही किया, पहले वाले को दूसरे से और दूसरे वाले को पहले से, फिर देखा पहले वाले का आंसर बड़ा आया तो पहला वाला रेशो ग्रेटर है। सही, यही ट्रिक है, बस इसको इस्तेमाल करते हैं आप ग्रेटर या स्मॉलर बता सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा भाई, तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेशो को कंपाउंड करना है। सही है, तो बड़ा वीआईपी और आसान सा क्वेश्चन है, कंपाउंड यानी मल्टीप्लाई कराना है। फाइंड द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, पहला वाला है हमारे पास 3:5, 7:9, एंड 15:28। सही, कंपाउंड करना है यानी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 3:5 का मतलब 3/5, मल्टीप्लाई बाय 7:9 का मतलब 7/9, मल्टीप्लाई बाय 15:28 का मतलब 15/8। सही, 7 1 7, 7 4 28, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। अब जरा बताओ बचा क्या, तो बचा यही के ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा, और यही आज का आंसर आ गया, कंपाउंड रेशो 1:4। चेक कर लीजिएगा, देखो 3 1 3, 3 1 3 3 9, और ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, 7 1 7, ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे 4 बचा। सही है, तो 1:4, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा और कुछ नहीं किया, ये तो आपको भी आता होगा। 1:4 इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा वाला चेक करो, ये बड़ा मजे का है। इसका दूसरा वाला है a + x रेशो a - x, अच्छा भाई, कॉमा a² + x² रेशो a + x का होल स्क्वायर एंड a² - x² का होल स्क्वायर और रेशो a4 + x4। सही है, अच्छा, मल्टीप्लाई कराना है, कंपाउंड रेशो निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई कराना है, तो a + x अपॉन a - x, रेशो में यही होता है, मल्टीप्लाई बाय a² + x² अपॉन a + x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय a² - x² होल स्क्वायर अपॉन a4 + x4। सही है, अच्छा भाई, ये देखो a + x और यहाँ पर भी a + x, ये 2 a + x है या एक a + x है, तो एक a + x से एक a + x कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ a + x। सही है, अच्छा भाई, तो मैं जरा लिख देता हूँ कि क्या बचा। ऊपर यहाँ से बच गया
1/a-x और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही, अपॉन a4 प्लस x4। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी a b की जगह यहाँ x है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, सॉरी नीचे वाला बराबर आ गया a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इस फॉर्मूले के तहत, सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ भाई, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस अपॉन a4 प्लस x4, सही है। यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब नीचे भी एक यहाँ पे अगर आप देखो गौर करो, इधर यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बच गया। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और नीचे आ जाएगा a4 प्लस x4। अच्छा, ए की जगह क्या है? ए स्क्वायर और बी की जगह है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऊपर a4 माइनस x4 अपॉन a4 प्लस x4, सही है। इससे ये कट गया, इससे सॉरी नहीं, एक मिनट, यहाँ माइनस a4 x4 है, तो यहाँ मैंने गलती से प्लस a4, सही है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सही। अब देखो, अब सेम सेम है तो सेम सेम से कट गए, तो बचा क्या? 1, सही है, 1 बच गया इसको काटने के बाद, तो ये इसका 1 आंसर आ गया, सही है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देख लो, तीसरा पार्ट भी बड़ा सिंपल और इजी है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। सिंपल कैलकुलेशन होती है रेशो में, इस चैप्टर में सारी सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको थोड़ा सा समझ के करनी होगी। 2a रेशो 3b यानी 2a अपॉन 3b, इसका रेशो निकाल मल्टीप्लाई कंपाउंड कराना है इसके किसके साथ? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9b स्क्वायर रेशो ab, 9b स्क्वायर रेशो ab इसका डुप्लीकेट के साथ, यानी इसके साथ इसी का दूसरा मल्टीप्लाई कराऊं तो मैं 9b स्क्वायर रेशो ab, सही है। तो 9 9 81, b स्क्वायर b4, a स्क्वायर b स्क्वायर, सही है। तो 9b स्क्वायर रेशो a b का डुप्लीकेट क्या आ गया? 81 b4 रेशो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है 81 b4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, सही है। तो 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कट गया, बचा 2b स्क्वायर, एक b से एक b कट गया, सही है, यहाँ पे 1 बच गया, और एक a से एक a कट गया, 3 1 3 3 27 81 आता है, सही है। 2 को 27 से मल्टीप्लाई कराओगे आ जाएगा 54, ऊपर एक b बचा है और नीचे एक a बचा है, सही है। तो ये इसका सिंपल आंसर आ गया, सही है। अच्छा भाई, अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें इफ x प्लस 7 रेशो 2 into x plus 4, if x plus 7 रेशो 2 into x plus 14 सॉरी लिख दिया, is the duplicate of 5 रेशो 8, यानी ये जो है ये इसके डुप्लीकेट के बराबर है, 5 रेशो 8 के डुप्लीकेट के बराबर, ये पूरी चीज इसके डुप्लीकेट के बराबर है। यहां दिख रहा है ना आपको, इज द डुप्लीकेट ऑफ 5 रेशो 8, ये पूरी चीज इसके डुप्लीकेट के बराबर है, तो मैंने लिख दी है पूरी चीज बराबर है किसके? इसके डुप्लीकेट के। इसका डुप्लीकेट क्या होगा? 5 5 25 और 8 8 64, ऐसे ही आएगा ना डुप्लीकेट, 2 रेशो सॉरी
5:8 का अगर मैं डुप्लीकेट निकालना चाहूँ तो मुझे 5:8 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 5 25, 8 8 64। सही, अब हम निकालना क्या है, फाइंड x। सही है, तो x बड़ी सिंपल आसानी से आ जाएगा। क्या आएगा, x हमारे पास x + 7, 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा 2x + 14। सही है, इसी तरीके से इज इक्वल टू 25/64। तो यहां से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और या फिर इसको मल्टीप्लाई ना करो, इसको ऐसे ही रहने दो, 2x + 14। सही, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, या फिर इसको पहले इधर ही ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 x + 7, ये डिवाइड होना ना, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 25, और 2x + 14 को यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 2 को नीचे ही रहने दिया मैंने, और x + 14 को ऊपर डिवाइड हो रहा था ना नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। सही है, ये चीज करनी थी मैंने इसके साथ। जरा 32 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 32x + 32 को 7 से कराएंगे तो इसको जरा चेक करना पड़ेगा। तो चेक क्या, 210 + 14, ये आ जाएगा 4 2 2। सही है, 224 इज इक्वल टू 25x प्लस सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल इस्तेमाल नहीं किया मैंने। 14 को 25 से करो तो 25 को 4 से करेंगे तो 100 और 250, ये हो जाएगा 350। सही है, अच्छा 25x है यहाँ पे, 25x वहां जाके -25x बन जाएगा यहाँ प्लस में 350 प्लस का 224, यहाँ के माइनस का 224 बन जाएगा। यहाँ से 32 में से 25 जाएगा, ये बच जाएगा 7x। 350 में से 224 जाएगा तो इसको कैरी देगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये बच गया 7। यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ आके डिवाइड करा दो तो ये बच जाएगा x = 126/7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और यहाँ से बच गया 5, तो 5 इसको देंगे तो ये बनेगा 56, तो 7 8 जा 56 होता है, तो x = 18। सही है, सिंपल अलजेब्रा के रूल अप्लाई किए मैंने और x की वैल्यू निकाली। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जरा नोट कर लीजिएगा। इन चीजों को करने के लिए आपकी बेसिक मैथ बिल्कुल वीआईपी होनी चाहिए। सही है, अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 7:12 so that the greater number exceeds the smaller by 275। अब जरा इसको समझो, कह रहे हैं भाई हमने 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जो कि 7:12 में हैं। सही है, जिसमें मतलब हमने एक 2 नंबर्स हैं, मान लो वो 2 नंबर x और x है। इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, 7:12 बराबर है 2 नंबर्स के। सही है, यानी वो भी x/x में। अब बोले एक उसमें से बड़ा है, इन दोनों में से एक बड़ा है और एक छोटा है। सही है, एक x बड़ा और एक x छोटा है। जो एक x बड़ा है वो छोटे वाले से 275 बड़ा है। यानी अगर मैं एक x के साथ इस तरीके से 275 ऐड कर दूं, सही है, अब ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन बन गई कि ये वो स्मॉलर x है और ये वो बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर। सही है, नंबर तो x सेम ही है। सही है, तो x जो नंबर आएगा एक वो नंबर हो जाएगा और उसके साथ एक 275 ऐड कर देंगे तो एक वो नंबर हो जाएगा। सही है, तो ये वो छोटा वाला नंबर हो जाएगा, ये बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं इसको जरा दोबारा करा देता हूं कि भाई कह रहे हैं फाइंड 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर हैं जो कि किस में है, रेशो में है। सही है, x/x, मैंने 2 नंबर, उन दोनों नंबर को x ही नाम दे दिया। किस रेशो में है, 7:12 में। सही, उनका जो रेशो बराबर है किसके, 7:12 पे। सो दैट द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 275, यानी जो इन दोनों में से एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है, और जो ग्रेटर है वो कितना ग्रेटर है, 275 को ऐड करके। सही है, तो इन दोनों में से आपको एक के साथ 275 ऐड कराना ही पड़ेगा। सही, अब जरा अपना आगे
कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये आ जाएगा x अपॉन x प्लस 275 इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर करा दो, तो ये बन जाएगा 12x, ये बन जाएगा 7x, और 7 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 275 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 से 35, 3 इधर चला गया, 7 7 से 49, 52, 5 इधर चला गया, 7 2 से 14 और प्लस 5 19, 19 52 25, ये बन गया 19 25। सही है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया और 12 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। 7x यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7x इज इक्वल टू 1925। सही है। यहाँ से बचा कितना 5x, 1925, 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करा दो, x इज इक्वल टू 1925 अपॉन 5, 5 1 5, 5 3 से 15, 4 इधर गया, 5 8 से 40, 2 बचा, 2 इधर गया, 5 एज 25, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 385। सही है। अच्छा x कितना है 385। अब जरा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपने लिखना है एक नंबर जो है, वन नंबर इज एक नंबर कितना है 385 एंड द अदर नंबर इज, सेकेंड नंबर इज सेकेंड नंबर इज 385 के साथ प्लस कराना है 275 को। सही है। जो दूसरा नंबर है वो 385 के साथ 275 को प्लस करा के आएगा, तो 5 और 5 10, 0 इधर, 1 ऊपर कैरी, 1 और 8 9, 9 और 7 16, तो ये एक इधर 1 और 3 4 5 6, तो दूसरा नंबर जो है वो है 660 और पहला नंबर है 385। सही। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सही। तो बड़ा आसान सा था, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह। अच्छा, पांचवें क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर, चौथा कर लिया ना हमने, हाँ। पांचवें क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। यानी इस रेशो के दोनों टर्म के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड होगा जो जिसका रेशो इसके बराबर होगा, यानी 5:27, इन दोनों के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड होगा, इसके साथ भी ऐड होगा, इसके साथ भी ऐड होगा, जो कि बराबर होगा, किसके बराबर आ जाएगा 1:3 के। अब जो ऐड होगा नंबर उसको मैंने x नाम दे दिया। सही है। अब x निकालते रहो, x क्या आएगा 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + x अपॉन 27 + x इज इक्वल टू 1/3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 15 + 3x इज इक्वल टू 27 + x। सही है। प्लस का x यहाँ आके -x बन जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x, और प्लस का 15 यहाँ के माइनस का 15, तो 27 में से 15 गया, तो ये बच जाएगा, कितना बचेगा भाई, 27 में से 15 गया, 7 में से 5 गया 2, 2 में से गया 1, 2 1 2, 2 6 12, x इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा सवाल सॉल्व। सही है। तो सिंपल कैलकुलेशन, बस ऊपर की इक्वेशन बनानी और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करनी है और उसको सॉल्व करते जाना है। सही। अच्छा भाई, पांचवा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कह रहा है भाई, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:8। अब इसको जरा समझो, दो नंबर है, लेट द 2 नंबर्स, मैं उन दोनों नंबर्स को, एक को नाम दे दिया x और एक को नाम दे दिया y। सही है। वो दोनों रेशो में है, किस रेशो में है 7:8 के, मतलब इन दोनों का रेशो बराबर है 7:8 के। सही है। और इन दोनों का सम जो है वो बराबर है किसके 105 के, यानी अगर आप x और y को प्लस कराओगे वो बराबर आएगा आपके पास 105 के। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैं सिर्फ x ही बोलता था दोनों नंबर को, और इस वाले क्वेश्चन में मैं एक को x का एक को y का। तो आपके पास अब दो, यहाँ पे आप अगर देखो दो इक्वेशंस बन रही है मेरे पास। एक ये बन रहा है कि भाई एक x/y जो कि किसके बराबर आ रहा है 7:8 के। क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:8। दो नंबर है किसके रेशो में 7:8 के बराबर है।
और उनका सम यानी दोनों को जब आप प्लस करोगे x और y को, वो आ रहा है 105 के। तो दो इक्वेशन बन गए। जब दो इक्वेशन बन जाए ना आपके पास, तो इसमें से आप ये कर सकते हैं कि तो आप दो वेरिएबल्स को चूज कर सकते हैं। सही है, आप दो वेरिएबल्स ले सकते हैं, यानी अब मैं x की अलग वैल्यू निकाल सकता हूं और y की अलग वैल्यू निकाल सकता हूं। सही है, दोनों को मैं x नहीं कहूंगा। अच्छा, पहली इक्वेशन को ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन y। इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए कर रहा हूं मैं 7/8। y को इधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू, जैसे कि हम एलिमिनेशन के चैप्टर में कर चुके हैं। सही है, अब इस x को इसमें पुट कर देंगे, पुट x इन इक्वेशन 2। सही है, सब्स्टिट्यूशन जो कि हम कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 7y अपॉन 8, x की जगह प्लस y इज इक्वल टू 105। प्लस का y यहाँ ला के माइनस का y बन जाएगा, और अपॉन 8 105 माइनस y। सही है, प्लस y यहाँ के माइनस y, और 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7y अपॉन माइनस का 8y, और 105 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 5 40, 800 प्लस 4 8 1 8, 840 बन रहा है। सही, माइनस का 8y वहां जाके बन जाएगा प्लस का 8y, तो ये 8 7 और 8 15y बन जाएगा, इज इक्वल टू 840। 840 से अब इसको डिवाइड करा देते हैं, 15 वहां मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 840 बटे 15। 15 एकम 15, 5 मेरे ख्याल से 5 4 60, 5 7 75 होता है, तो 5 7 75 होता है। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ से 9 बचा, 9 इसको दिया तो 9 0 90, 5 6 90। सही है, तो y इज इक्वल टू 76। सही है, एक नंबर जो कि है 76। अब y आ गया, अब x निकालना है, तो y को इसमें रख देते हैं, पुट y इन 2 में रख दो, 1 में रख दो, कोई मसला नहीं है। तो 2 में रखा मैंने, तो x इज इक्वल x प्लस y की जगह क्या आएगा 76 इज इक्वल टू 105। सही है, 76 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 105 में से जब 76 जाएगा तो ये बन जाएगा भैया 9 1, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 7 गया 2। सही है, तो ये बच जाएगा 29। सही है, 76 वहां जाके प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। सही है, या एक तो रेशो निकाल के यानी 29 और 76 का रेशो निकालो, इस तरीके से नहीं, रेशो को छोड़ो, प्रोडक्ट सम निकालो। सम निकालोगे ना तो आपके पास यही आंसर आएगा। नहीं, गलत जा रहा है, एक मिनट, 76 में हाँ सही आ रहा है, ओके बराबर है, सही है। सही है, तो x रेशो y हमारे पास आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। बुक में आंसर इसका चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 49 और 56 आ रहा है, तो जरा यहाँ चेक कर लेते हैं अपने मिस्टेक को। अच्छा भाई, गलती यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे जब मैंने डिवाइड करा 15 5 जा 75 होता है, फिर उसमें से 9 बचा, 9 इसको दिया, तो ये 15 6 जा 90 हो जाएगा। सही है, तो ये तभी 56 आ रहा है हमारे पास। सही है, 76 नहीं है, गलती से 76 हो गया था, ये 56 है। तो यहाँ पे जब मैं 56 रखूंगा तो ये मेरे पास 49 बचेगा। सही है, अब ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सही है, क्योंकि पहला वाला जो आंसर आया था वो भी वो करेक्ट तो नहीं था, क्योंकि मैं उसको करेक्ट नहीं कह सकता हूँ। प्रोडक्ट सम के लिहाज से करेक्ट था, रेशो के लिहाज से करेक्ट नहीं था।
ये वाला जो आंसर है ना, ये रेशो के लिहाज से भी करेक्ट है। कैसे कि अगर मैं x की जगह 49 रखूं, सही, और y की जगह 56 रखूं, तो इसका अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो ये दोनों एक ही टेबल से कट सकते हैं। 7 7 49 और 7 8 56, तो ये किसके बराबर आ गया? 7:8। सही है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने 5 की जगह 7 लिख दिया था, बाकी सारा सवाल करेक्ट है। सही। अच्छा भाई, अब इसी तरीके से बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूं। डिवीजन में मिस्टेक हो गई थी तो उसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर भी दिया मैंने, और आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा। सही है। इसी तरीके से आपने आंसर को दोनों उसमें जस्टिफाई किया करें। अगर कहीं इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इससे आपको मिस्टेक पता चल जाती है। अच्छा, 7वां क्वेश्चन देखो। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 2 numbers are in the ratio 13:11। 2 नंबर है यानी x/y, जो कि किसके रेशो में है? 13:11 के रेशो। सही। 2 नंबर का रेशो किसके बराबर है? 13:11 के। सही। पहली बात मैंने लिख दी। दूसरी बात ये लोग क्या कह रहे हैं हमसे? एंड देयर डिफरेंस इज 12। डिफरेंस किसको कहते हैं? माइनस करने को। तो यानी मैं लिख देता हूं x - y = 12। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। जाहिर सी बात है, हमसे कहेंगे कि भाई ये दोनों नंबर्स बताओ। वही तरीका, पहले वाले इक्वेशन को लेते हुए मैं x को अलग करके इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा x/y = 13/11। सही है। y यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x = 13y/11। सही है। पुट x इन इक्वेशन 2, x इन इक्वेशन 2। सही है। x को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा x की जगह 13y/11 माइनस y = 12। सही है। माइनस का y यहाँ के प्लस का y बन जाएगा, तो आएगा 13y/11 = 12 प्लस y। 11 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13y = 12 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 121 और 121 132। ऐसे ही है ना। 12 को 11 से कराया, 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1, तो 2 3 वहाँ 132 ही आ रहा है। 132 प्लस 11 को y से कराएंगे तो ये आ जाएगा 11y। अब प्लस का 11y वहां जाके बन जाएगा माइनस का 11y, तो ये बन जाएगा 11y, यहाँ जाके माइनस कब हो जाएगा, तो 13y में से 11y जाएगा तो ये बच जाएगा 2y = 132। 2 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 6 12 1 यहाँ के 2 6 12, y = 66। y की वैल्यू आ गई। अब इसको रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, उसमें रख दो, इसमें रखूं, चले इसमें रख देता हूँ। x = 13, y की जगह आ जाएगा 66/11। 11 1 11, 11 6 66, 13 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई कराने पे आंसर जो आएगा मेरे ख्याल से 13 5 65 होता है, और 65 प्लस 13 5 और 3 8 6 और 1 7, तो आएगा 78। आंसर को अपने जस्टिफाई करना भी लाजमी है। सही है। तो देखो 78 और 66 का रेशो क्या है? इसके बराबर आ रहा है। 78 में से 66 जाएगा तो ये आ रहा है कि नहीं? अब देखो 78 में से 66 जाएगा, मुझे पता है भाई 12 ही आ रहा है, 2 गया 2 बचा 12 बच गया। सही। लेकिन अब रेशो के तौर पे भी चेक कर लो कि मैं 78 रेशो 66 क्या ये 13:11 के बराबर आ रहा है कि नहीं? तो पहले 2 के टेबल से काट लेते हैं। 2 3 6, 6 के टेबल से काटते हैं इसको, मुझे लग रहा है 6 के टेबल से कट जाएगा। 6 1 6 और बचा 1 1 इसको दिया, 6 3 18, 6 1 6 6 1 6, तो आ गया 13:11। सही। तो ये हमारा आंसर जस्टिफाई भी हो गया, हम मुतमईन हो गए कि हमने सवाल सही किए, पेपर में हमारे मार्क्स मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। सही। अच्छा भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सही है। टोटल 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे, 12 के 12 करेंगे और फिर उसके बाद छुट्टी करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं।
two numbers are in the ratio 5:3. If 11 be added to each term, then the sums are in the ratio of 18:13. Find the numbers. आप जरा चेक करो क्या कह रहे, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3. दो नंबर है यानी x/y जो कि किस में है 5:3 में है. सही है. पहले तो इस बात को समझो. अगर 11 बी एडेड टू ईच टर्म, इन दोनों टर्म में अगर 11 को ऐड कर दिया जाए, अब जरा देखो ये लिखा हुआ है x/y, अगर 11 इन दोनों में ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या करें, देन द सम्स आर इन द रेशो ऑफ 18:13. कह ये रहे कि अगर 11 इन दोनों में प्लस कर दिया जाए तो इनका जो रेशो है वो हमारे पास बराबर आएगा किसके, या 18:13. सही है. ये कुछ इस तरीके का किस्सा बता रहे हैं. सही. मैं जरा इसको एक दफा चेक भी कर लेता हूं. अच्छा भाई, तो ये हमारी दो इक्वेशन है. मैं जरा इसको दोबारा समझा देता हूँ. कह रहे हैं दो नंबर है जिसका रेशो बराबर है 5:3 के पहले, लेकिन कह रहे हैं उन्हीं दो नंबर में अगर 11 और 11 ऐड कर दिया जाए, यानी x में भी 11 और y में भी 11 ऐड कर दिया जाए, तो इन दोनों का रेशो जो है वो 18:13 के बराबर आ जाएगा. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. इसमें से x और y की वैल्यू निकालना कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है. इसमें से हम पहले वही कर लेते हैं जो हमने पहले किया. इक्वेशन 1 लिया, x/y इज इक्वल टू 5/3. सही है. यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 5y/3. सही है. इसको रख देते हैं इस इक्वेशन में. पुट x इन इक्वेशन 2. सही है. इक्वेशन 2 को अगर इस तरीके से लिख दूं, अच्छा x की जगह आ जाएगा 5y/3 प्लस 11, और इस वाले को नीचे लिख दूं y प्लस 11. सही. इसी तरीके से लिखा जाता है ना 18/13. बस ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही है. ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 5y, हाँ सही है. ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 13 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके का किस्सा बन जाएगा कि 13 मल्टीप्लाई बाय 5y/3 प्लस 11. सही है. और y प्लस 11 को मल्टीप्लाई करा देंगे 18 से. y प्लस 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 18 से. सही है. अच्छा अब जरा इसकी कहानी को यहाँ आगे बढ़ाते हैं. पहले कर दो ये कि ऊपर 13 को अंदर वालों से मल्टीप्लाई करा दो. 13 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 65y/3 प्लस यही जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 130, और 130 के साथ 13 ऐड किया तो 143 आई थिंक, मेरे ख्याल से. सही. 143 ही आएगा. इज इक्वल टू इसी तरीके से 18 को मल्टीप्लाई कराओ, ये बन जाएगा 18y प्लस 18 को 11 से कराओगे तो ये बन जाएगा कितना बनेगा 180, और 18 तो ये आ जाएगा 198. सही है. अच्छा भाई ये प्लस का 143 या यहाँ आगे माइनस का 143 हो जाएगा. बड़ी सिंपलेस्ट कैलकुलेशन करा रहा हूँ ताकि आपको एलसीएम के झमेले में भी ना फंसना पड़े. 18y 143 यहाँ प्लस हो रहा है तो 198 से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा क्या 143. 8 में से 3 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो ये बच गया प्लस का 55. सही है. 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच जाएगा 65y इज इक्वल टू 3. 18 को 3 से कराओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 8 3 24, 3 1 से 3 प्लस 5, ये आ जाएगा 54y प्लस 55 को 3 से कराओगे तो ये आ जाएगा 110. 110 में 50 ऐड किया तो 160, 165. सही है. ऐसे ही आएगा ना. 54y वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 65 में से 54 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया तब भी 1, 5 में 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11y इज इक्वल टू 165. 11 को 165 से डिवाइड कराओ
तो यहाँ आ जाएगा 11 1 11, 11 1 11, 4 बचा कितना 5, 16 में से 11 के 5, तो 5 इसको दिए, ये बन गया 55, 11 5 55, तो y इज इक्वल टू 15। अच्छा भाई y की वैल्यू आ गई। अब y की जब आ गई तो x की निकालना आसान है, यानी y की इसमें रख दूं, सही है। y की वैल्यू अगर चाहो इसमें रख दो, चाहो इसमें रख दो, चाहो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आसान है। इसमें मुझे सबसे आसान लग रही है क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगी x इज इक्वल टू 5, y की जगह 15 अपॉन 3, 3 1 3, 3 5 15, 5 5 25, तो x इज इक्वल टू 25, सही। अब जरा अपने आंसर को जस्टिफाई भी तो करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले रेशो से जस्टिफाई कर देते हैं। 25 रेशो 15 क्या इसके बराबर आता है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 25 रेशो 15, तो 5 5 25, 5 3 15, तो क्या आ गया 5 रेशो 3, और यहाँ पे 5 रेशो 3, मतलब ऊपर वाले के हिसाब से सेम, नीचे वाले के हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो x यानी 25 में 11 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 36, रेशो y यानी 15, 15 में 11 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26, 15 और 10 25 26, सही है। अब जरा इसका निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 2, 1 इधर गया, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6, तो 18 रेशो 13 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, और ये भी क्या 18 रेशो 13, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व होके, सही है। अच्छा अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको घटा दे रहा हूं। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के ये रहे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल बी द रेशियो 23 प्लस a, ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा b इक्वल टू, यानी ये तो सिंपलेस्ट इक्वेशन है, आप खुद भी बना सकते हो। 23 प्लस a का रेशो 19 प्लस a के साथ बराबर है किसके, 5 रेशो 4। बस यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, इसमें और तो कोई काम करना ही नहीं है। तो यह आ जाएगा 23 प्लस a अपॉन 19 प्लस a इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे तो 23 को 4 से कराएंगे तो यह आ जाएगा 80, और 3 4 से 12, तो यह आ जाएगा 92 प्लस 4a। इसको इससे कराएंगे 19 को 5 से, 190 का आधा कितना होता है 90 95, सही है। तो आ जाएगा 95 प्लस a को 5 से कराया तो 5a, सही है। 4a यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ लाके माइनस करा दो, 95 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करा दो, सही है। तो ये हो जाएगा 92 माइनस 95, ऐसा ही है या कुछ अलग झमेला करना पड़ेगा, मुझे तो लग रहा है, चलो हाँ सही है। प्लस का 4a यहाँ आगे, माइनस का 4a, सही है। तो यहाँ माइनस होके -3 बच जाएगा इज इक्वल टू a, 5a में से 4a गया तो a बचा, तो a इज इक्वल टू -3। फिर भी कंफर्म कर लेना कि क्या आंसर आया, सही है, और तरीका यही अप्लाई होगा। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, वीआईपी क्वेश्चंस। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, a इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिखा हुआ है पहले पार्ट में 3, 5, 12, यानी 3 प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, ये 3 प्रोपोर्शनल है और 4th प्रोपोर्शनल निकालना है। तो प्रोपोर्शन जब मैंने टॉपिक आपको कराया तो उसको हम कैसे लिखते थे, पहला दूसरा इज इक्वल टू तीसरा और चौथा। अब चौथा है नहीं, उसको मालूम करना है तो उसको हम x कह देंगे, कुछ भी कह सकते हो, a b c d x y z कुछ भी, मैंने यहाँ x कह दिया। x निकालना है तो बड़ा आसान है, 3/5 12/x, x उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3x, 5 को इधर मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 12 मल्टीप्लाई बाय 5, सही, मल्टीप्लाई नहीं कराओ, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3
3 4 जा 12, 4 को 5 से किया तो 20, तो x इज इक्वल टू 20, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा आ गया हमारे पास, 20। सही है। अच्छा भाई दूसरे वाले पार्ट में चेक करो, मिटा दे रहा हूं मैं इसको। दूसरे वाले पार्ट में भी 3 प्रोपोर्शनल दिया है, एक दिया 8, एक दिया 4, एक दिया 2। पहला प्रोपोर्शनल 8, दूसरा प्रोपोर्शनल 4, फिर इक्वल आता है, फिर तीसरा प्रोपोर्शनल 2 और चौथा प्रोपोर्शनल जो कि हमें मालूम करना है तो x। ये बन जाएगा, हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो x इज इक्वल टू 1। सिंपल से क्वेश्चन है। सही है। 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में हमने निकालना है, 11वां क्वेश्चन फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू। पहला वाला है इसका 6 और 18। अब देखो इसमें 2 प्रोपोर्शनल दिए हुए और हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला है, तो मतलब कितने प्रोपोर्शनल हो गए टोटल, 3 प्रोपोर्शनल। और 3 प्रोपोर्शनल हमारे पास होते थे कंटिन्यूड रेशो में। कौन से रेशो में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता था, a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c। सही है। ये पहला वाला प्रोपोर्शन, ये दूसरा वाला प्रोपोर्शन, ये तीसरा वाला प्रोपोर्शन। अगर इसको भी मैं ऐसे लिखना चाहूं तो पहला वाला क्या है 6, a की जगह 6, b की जगह 18, ये दूसरा ही प्रोपोर्शन है और यहाँ पे भी दूसरा एक बार फिर आता है, और c जो है थर्ड प्रोपोर्शन है जो कि हमें मालूम करना है, इसलिए इसको x लिख देंगे। सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 18। सही है। तो 6 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड करा दो, तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 6 3 18, 18 को 3 से कराओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 8 जा 24, 2 कैरी, तो 3 1 3 प्लस 2 5, तो x इज इक्वल टू 54। सही है। और कोई मुश्किल काम नहीं है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 2 प्रोपोर्शन दिए हुए, तीसरा मालूम करना था। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को कैसे लिखा जाता था, a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c। a यानी पहला प्रोपोर्शन, दूसरा b यानी दूसरा, c यानी तीसरा। पहले के 6 तो a की जगह 6, दूसरा के 18 यानी b इज इक्वल टू 18, तो जहां जहां b है वहां 18, और थर्ड हमें निकालना था तो वहां मैंने x लगा दिया और हमने x कैलकुलेट कर भी लिया है। अच्छा भाई इसी का दूसरा पार्ट देखो, 11वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 10वां भी हमारा हो गया, इसको टिक लगा देते। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास 3:6, यानी a की जगह 3 रेशो b की जगह 6 इज इक्वल टू, फिर b होता है तो b की जगह 6 और फिर c होता है तो c की जगह x। ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 यहाँ मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाए तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। सही है। 11वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ 12वें क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 12वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे। इसका पहला पार्ट चेक करो जरा, 1/3, 27। मीन प्रोपोर्शन क्या होता था देख लो जरा, a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। सही है। ये दोनों जो होते थे ये मीन प्रोपोर्शन, ये दोनों एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। अब देखो इन दोनों के दरमियान का, सही है, समझो इस बात को, इन दोनों के दरमियान का जो मीन प्रोपोर्शन है वो निकालना है। यानी ये हमारे पास वैल्यू है पहले वाली और ये हमारे पास वैल्यू है लास्ट वाली। अच्छा अगर हमें ऐसा कर दिया होता कि एक और वैल्यू भी दी होती तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। यहां सिर्फ 2 प्रोपोर्शन है, तीसरा प्रोपोर्शन मांगा गया है जो कि मीन प्रोपोर्शन है। सही है। तो हम अपना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके, तो हम इसमें ये वाला इस्तेमाल करेंगे, a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c। सही है। हमने ये मालूम करना है। सही है। और यहाँ देखो इसका हमने आंसर भी चेक किया था कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। सही। अब a की जगह क्या है 1/3 और b की जगह क्या है
सी की जगह क्या है 27, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये बराबर आ रहे हैं बी स्क्वायर के। 3 × 3 3 9 27, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा दोनों पे रूट लगा दो ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए बी से, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बी इज इक्वल टू 9 का रूट होता है 3। ये इस तरीके से बी मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। सही, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करना। ए रेशो बी बराबर होता है बी रेशो सी की कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अप्लाई करना है, जिसका हमारे पास आंसर ये आता है ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होता है और मीन मल्टीप्लाई होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये हमने बात की है। फिर ए की जगह 1/3, सी की जगह 27, कट करके 9 बचा, रूट लगाया 3 आ गया। सही है, ये हमारे पास इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो है 14 और 56, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो मैं जरा क्वेश्चन को मिटा के 14 और 56, सही। बस इस दफा ए की जगह आ जाएगा 14, यानी ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर था ना, तो ए की जगह आ जाएगा 14, सी की जगह आ जाएगा 56, ज्यादा कुछ ही नहीं करना, बी स्क्वायर। सही, 14 को 56 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो चलिए चेक करते हैं क्या आता है। 6 4 6 24, 4 6 हाँ 4 6 24, 2 यहाँ गया, 4 5 20 प्लस 2 22, 1 6 6 1 5 5, 4 6 2 8 और 5 2 7, 784 का रूट निकालना है। अब मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, तो रूट अगर आपको बचपना याद दिलाना है तो मैं कुछ ये वाला मेथड कर लेता हूँ। ये हम बचपन में किया करते थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसका पेयर, इस पे टोपी, याद आ रहा है कि नहीं कुछ बचपन? सही है, तो किस तरीके से करते थे, ऐसा 2 नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई कराने के ये पे ये आई या इससे कम है, तो 2 है, उनको उसको 3 मरतबा लिखते हैं, 2 2 4 होता है, यहाँ से बच के 3 आ जाएगा, 384, 2 + 2 4, 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि हमारे पास क्या आ जाए 384 आ जाए उससे मल्टीप्लाई कराने पे। तो क्या लिखना चाहिए, 4 4 से तो 16 होता है, 5 5 से 25 होता है, 8 लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि 8 8 से क्या होता है 64 होता है, 8 8 से 64, 6 यहाँ चला गया, 8 4 से 32 + 6 38, यही चीज आ गई। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 + 8 -384, इससे आपको थोड़ा बचपना भी याद आ गया और इसका हमारे पास आंसर भी आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई कराने पे आया था 784, सही है, ये रूट मैंने इसलिए निकाला क्योंकि b से स्क्वायर खत्म करना था, तो रूट लगाया, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, तो b इज इक्वल टू 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 28, सही है, b इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे आज हो गए भैया एक्सरसाइज 3.1 के 12 क्वेश्चन वेरिएशन के, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ा दिए, बाकी बच गए इसके 7 क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चन है इसके, सही है। और बड़ा ही वीआईपी चैप्टर भी है, लेकिन अगर आप इसको समझो तो सही है। इसके लिए आपकी बेसिक मैथ बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, आपका अलजबरा बिल्कुल पक्का होना चाहिए, सही है, तो ये आपके लिए ये सवाल बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, सही है। और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।